वेलकम स्टूडेंट्स। लाइट के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। थोड़ा सा हम लोग पहले भाग का रिवीजन कर लें कि क्या क्या हुआ था उसमें। हम लोग ये पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, साथ साथ में हम लोग ये पढ़े थे कि अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पारभासी, ये सब के बारे में पढ़े थे। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, इन सभी के बारे में पढ़े थे। साथ साथ में हम लोग ये पढ़े थे कि किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन और साथ साथ में रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और इसके बाद आज हम लोग संबंध स्थापित करेंगे आर एंड एफ के बीच में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले बात करते हैं एक प्लेन मिरर की। ये प्लेन मिरर क्या है? घर में आईना तो होगा ही जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। जो घर का हम लोगों का एक आईना है वो आप देखे होंगे कि वो प्लेन होता है, एक प्लेन कांच का टुकड़ा होता है और उसका एक पीछे वाला भाग कलर किया हुआ होता है, कोटेड होता है। वो उसको हम लोग कहते हैं कोटेड करना, है ना। कोटेड के रूप में कलर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा कोटेड के लिए सिल्वर का उपयोग किया जाता है, चांदी का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ओके, आइए तो हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ में क्या क्या निकल कर आता है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ओके, इस प्लेन मिरर को कोटेड किया गया है, एक तरफ से ये कोटेड कर दिया गया, ठीक है, ये कोटेड किया हुआ है। और यहां से मान लीजिए कि मैं एक लाइट, एक टॉर्च के रूप में यहां से कोई लाइट आया, ठीक है, ये हमारा टॉर्च है, और यहां से एक लाइट का रे आया और इस प्लेन मिरर के इस पॉइंट पे आकर के टकराता है, और टकराने के बाद में ये वापस हो जाता है। इसको आप इस प्रकार से समझें, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है हमारे पास रबड़ का, और जब हम लोग उसको किसी दीवार पे मारते हैं तो वो बॉल वापस हमारे पास लौट जाता है। तो उसी प्रकार से यह लाइट भी है, ये लाइट भी जो है यहां से आया और यहां पर टकराने के बाद में ये वापस लौट गया। ओके, तो इसको जो है हम लोग एरो के साइन के द्वारा थोड़ा सा दिखा देते हैं। और यहां पे एक नॉर्मल लाइन है ये हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है जिसको हम लोग हिंदी में अभिलंब कहते हैं। तो जो किरण आती हुई हमें प्रतीत हो रही है, क्या आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण। इंग्लिश में इसी का नाम हो जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, और यहां से ये जो जिस पॉइंट पे आया, जहां पे ये आया और ये प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पे है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये क्या चीज हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है टकराने के बाद में। मतलब जिस तरह से बॉल हुआ मारे और वहां से लौट गया, वापस लौट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो हमारा क्या है? अभिलंब कह सकते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं आप इसे। अब जैसा कि देखिए, हम लोग मैथ में पढ़े थे कि जब भी कोई दो अगर लाइन है और एक पॉइंट पे मिलता है तो उसके बीच में एक एंगल बनता है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बन रहा है। कितने एंगल बन रहे हैं? दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक यहां एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है। तो एंगल का नाम भी होता है कुछ ना कुछ मैथ में, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सब पढ़े थे। लेकिन ये फिजिक्स में क्या होगा, इसका क्या नाम है? इसका नाम बिल्कुल आसान है। आप इसे थोड़ा सा अगर फिगर को देख करके समझ सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस एंगल का नाम क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये इंसिडेंट रे है ना, आपतित किरण है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देंगे इसको? एंगल ऑफ
इंसिडेंस थी, इसको हम लोग आई के द्वारा इंडिकेट करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई के द्वारा इंडिकेट करेंगे। और इसके बाद देखिए ये नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, आर के द्वारा सूचित करते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं यहां से परावर्तन के दो नियम निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन के नियम। ये परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यह परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद कर लें। ओके, तो ये दो क्या है, पहला जो है नियम ये कहता है, देखिए पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई एट द सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में अभी लिख रहा हूं, आप अपने बुक की सहायता से इसको थोड़ा सा लैंग्वेज आप और भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये आपको याद करने के लिए मैं छोटा करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट कहते हैं और क्या कह सकते हैं, सेम प्लेन। पॉइंट भी कह सकते हैं, प्लेन भी कह सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज, ये जो दो एंगल हम लोगों का बीच में मिला, देख सकते हैं आप इसे, ये जो दो एंगल मिला है इसको जो है मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ये दोनों जो है बराबर होता है, मतलब I इज इक्वल टू R। तो इस प्रकार से हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पॉइंट मिलते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन एंड I इज इक्वल टू R। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो ये तो परावर्तन के नियम हो गए। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण में आप जब देखेंगे, घर में आपका जो समतल दर्पण है, आप उसमें जब चेहरा देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है। आप देखेंगे कि आप अपना दाहिना हाथ अगर उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ उठाता है ना। आप अपनी दाहिनी आंख को छुएंगे तो उसमें आपकी बाईं आंख को छुएगा। ये जो घटना घट रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है ना। पार्श्व मतलब होता है बगल वाला परिवर्तन, 180 डिग्री पे ये होता है, ठीक है। लैटरल इन्वर्सन इन इंग्लिश, लैटरल इन्वर्सन ये 180 डिग्री पे होता है। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि आप A to Z लिख लीजिए, ABCD एक बोर्ड पे, और आप आईने के सामने देखिए कि किस प्रकार का दिख रहा है। अगर आप A देखेंगे तो A तो उसी प्रकार से दिखेगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप B देखते हैं तो आपका B इधर से होगा, लेकिन आईना में जो दिखाएगा वो B इधर से दिख जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का हो गया लैटरल इन्वर्सन। साथ साथ में इसमें जो छाया बन रहा, प्रतिबिंब बन रहा है, वह कैसा बनता है, वह जो है वर्चुअल बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और साथ साथ में कैसा बनता है कि आप जितना आगे जाएंगे आईने के, आप जितना आगे जाएंगे आईने के, और जो प्रतिबिंब है वो उतना ही पीछे भागेगा, और जैसे जैसे आप पीछे आते हैं वह प्रतिबिंब आगे की ओर आता जाता है, ठीक है। साथ साथ में और क्या क्या चीज होता है, ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हैं तो आपकी अगर हाइट 5 फीट है तो उसमें 10 फीट दिखाएगा, ऐसा होता है क्या, या फिर 5 फीट है तो 2 फीट का दिखलाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, नहीं ना होता। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने जैसी वस्तु है, सामने जैसा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज भी उसी के इक्वल बनेगा, उसी के बराबर बनेगा। ओके, तो ये तो कुछ जो है प्लेन मिरर के इमेज की बात हो गई, ये प्लेन मिरर है। अब आते हैं हम लोग कुछ स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मतलब होता है गोला, है ना, गोला। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ना, मैथ में हम लोग पढ़े थे, कोन पढ़े थे, सिलेंडर पढ़े थे, है ना।
और उसी में एक पढ़े थे स्फेरिकल, स्फेयर, है ना। तो ये जो कांच का टुकड़ा था वो अब हमारे पास एक गोले के रूप में है। ओके, ये गोला है, सर्किल की तरह आपको दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर गोला है तो उसका एक सेंटर पॉइंट भी होता होगा। तो मान लीजिए कि यहां पर हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सी है। अब मैं इसे क्या करता हूं कि इसे मैं दो बराबर भाग में काट देता हूं। कट गया ये। तो कटने के बाद में क्या स्थिति होगा, एक जो है हमारे पास ऐसा भाग मिलेगा और दूसरा जो है हमारे पास ऐसा भाग मिलेगा। दो अलग अलग भाग हो गया। तो सेंटर तो दोनों का है ना, सेंटर दोनों का है। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर यहां पे है, ये खींच दिए, और इसका सेंटर मान लीजिए यहां पे है, दोनों में हो गया। अब इसमें जो बात आती है वो कोटेड करने वाली, रंगने वाली बात। आप देख रहे हैं कि एक भाग जो है धंसा हुआ है और दूसरा भाग उठा हुआ है ना। तो इसको जो है हम लोग अब रंगते हैं। अब कैसे कैसे रंग सकते हैं इसको, जरा ये देख लीजिए। इसको रंगने के लिए एक काम करते हैं कि मैं इसे बाहर से रंग देता हूं। ओके, चलिए इसको जो है हम लोग कोटेड कर दिए बाहर से, हो गया ना। तो अब ये बताइए कि अगर इसमें प्रकाश किधर से पड़ेगा तो ये परावर्तित होगा। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े ना अभी कि इधर से गया तो ये परावर्तित इस तरह से हुआ, रिफ्लेक्ट इस तरह से। इसमें किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, आगे से करना पड़ेगा। तो ये आगे से हमको लाइट देना पड़ेगा। जब आगे से लाइट देंगे तब ना हमें पता चलेगा ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां से मान लीजिए कि अब बीम ऑफ लाइट यहां से जा रहा है और ये रिफ्लेक्शन के बाद में इधर आ गया, ठीक, इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि अब इसको अंदर से कोटेड कर दिया गया। ओके, इसको अंदर से कोटेड कर दिए। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। इसमें जो जाएगा, एक रे इस तरह से गया और इस तरह से पास हो गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो फिगर देख रहे हैं आप, इसमें कुछ है, क्या है ये जानते हैं। सी तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है सेंटर का। जब भी कोई वो सर्कल है तो सर्कल में रेडियस भी होता है ना जी, होता है। तो ये वाला रेडियस हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आधा टुकड़ा जब हम लोग काट चुके हैं तो ये तो है ना रेडियस, तो इसका मतलब इसका भी एक रेडियस होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा जो है आर हो गया, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस। तो अभी हम इसको और थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें भी ये सी है, तो यहां से यहां तक का ये दूरी जो है हमारा आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया। और क्या क्या चीज हुआ हम लोगों के पास में कि एक जो है जब प्रकाश की किरण जा रही थी तो ये इस लाइन से होकर के गुजरती है इस तरह से। तो ये जहां पे काट रहा है ये हो जाता है एफ, एफ से हो गया फोकस, यहां पर भी हो गया फोकस, क्लियर। एक चीज और इसमें है, और वो क्या है आइए देखते हैं जरा कि ये जो आप देख रहे हैं मिरर, स्फेरिकल मिरर, इस मिरर में अभी इसका हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये है क्या चीज। इसका एक मिडिल पॉइंट है, इसका भी एक मिडिल पॉइंट है, दोनों तरफ से है, रंगा हुआ है। इसका नाम हम लोग देते हैं पी। अब इतना दूर तो हम लोग कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, अब ये सभी को समझते हैं कि कौन क्या चीज है। आप इसको देख रहे हैं, गुफा टाइप का लग रहा है, गुफा टाइप का नहीं है, गड्ढा है ना, धसा हुआ भाग है, ऊपर वाला भाग रंगा हुआ है। तो इस जो मिरर आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे केव, मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा। तो इसको मतलब हम लोग कर देते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, या इसी को हम लोग कहते हैं अवतल। ये कॉनकेव मिरर हो गया या अवतल दर्पण हो गया, है ना। अब ये सब क्या है, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ डिफेंस का एक जॉब होता है ना। तो आइए इसमें देखते हैं। ये सी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग, ये जो केंद्र है
ऐसे हम लोग तो सर्किल में आता है तो सेंटर सीधे कह देते हैं, लेकिन इसमें जो इसका नाम है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वर्चर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हम दे सकते हैं? वक्रता केंद्र की परिभाषा हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसके भाग, उसके केंद्र को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वर्चर या वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, ये जो P देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़े तो पोल, ये P से हो गया पोल, ध्रुव। तो C से, सेंटर ऑफ कर्वर्चर से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वर्चर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वर्चर। और ये जो F देख रहे हैं आप, यहां से एक प्रकाश की किरण जाती है और परावर्तन के बाद में ये जो आप पूरा लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हिंदी में। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे टकराती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये दोनों में अंतर समझिए, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि पिताजी जब मिठाई लाए तो वो जो है उसका पूरा का पूरा जो है हम ही लेकर के खा गए, तो वो मिल गया, है ना। लेकिन बाजार में गए तो देखे बहुत अच्छा मिठाई है लेकिन वो शोकेस में रखा हुआ है, ललच के रह गए, देखे तो सही लेकिन मिला नहीं, वो केवल प्रतीत हुआ कि मिल गया, है ना। तो उसी प्रकार से आप इसमें देखिए, इसमें पूरा मिल रहा है और इसमें क्या देख रहे हैं कि ये आभासी रूप से मिल रहा है, तो ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग फोकस की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। अगर मिलती है तो उसे हम लोग कॉन्केव मिरर का जो है फोकस कहेंगे, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग, ये जो मिरर हम लोग है ये मिरर है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है, उत्तल मतलब उठा हुआ। अभी जैसे हूं मैं, ये उत्तल है ना, अवतल ऐसा, ये उत्तल दर्पण हो गया क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है, रिफ्लेक्टेड एरिया जो है वो उठा हुआ भाग है। ओके, तो इसके बाद आता है एक फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस तो समझ गए आप कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण जा रही है वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो इसके बाद है फोकल लेंथ, प्रकाश फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ इस फोकस से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, यहां तक हम लोग समझ गए ये चीज। ये जो सारा है आप इसको अच्छे से परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। ये जितना बताया गया है आप इसे एक दो बार, हो सकता है कि शायद जल्दी जल्दी मैं बोल दिया हूँ, तो आप इसे एक दो बार सुने और अपनी लैंग्वेज में इसको परिभाषा लिख लें तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, हाँ, नहीं तो इसके डिफिनेशन के आपके ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एकदम सटीक भाषा में लिखा हुआ, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सी आर पी एफ, ये जितना हम लोग जाने, इसमें आर और एफ के बीच में कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है ये जरा समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ओके, हियर वी हैव अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हो गया पोल, है ना, और यहां पर हो गया ये सी, सेंटर ऑफ कर्वर्चर। और यहां से मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहां तक जाती है और इस अवतल दर्पण पे पड़ती है, पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो हम लोगों का ये तो पूरा आर है, ये तो आप समझ रहे हैं, ये पूरा आर है और ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहेंगे? एफ है, ये फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ है। तो इस आर और एफ के बीच में कुछ संबंध है, वो क्या संबंध है आइए हम लोग जानते हैं। इस मिरर का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, एम डैश, और यहाँ से ये जो सी वाला पॉइंट है इसको हम लोग नॉर्मल के रूप में अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट समतल दर्पण में,
ये पढ़े थे। यहाँ पर हो गया आई और यहाँ पे हो गया आर। इस रे का नाम दे दीजिए कुछ, ए बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया एफ। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसको क्या करना है कि एक लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। आपके परीक्षा में जब ये पूछा जाएगा कि आर शो द रिलेशन बिटवीन द आर एंड एफ, ठीक है, तो आपको ये फिगर बनाने के बाद में कुछ लैंग्वेज लिखने पड़ेंगे। और ये लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बड़ी आसानी से। आप फिगर में यदि समझ गए हैं तो लैंग्वेज लिखना बिल्कुल आसान है। जैसे देख लीजिए, इसमें हम लोग को लिखेंगे क्या, कंसीडर एम एम डैश इज अ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में बोलेगा तो कॉनकेव मिरर में, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग करेंगे। लैंग्वेज लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, ठीक है, लेकिन आप इसको समझ लें, ये आसान है थोड़ा सा। पहले तो हम लोग मान लिए कि माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें कि ए बी एक प्रकाश की किरण दर्पण के बी बिंदु पर से टकरा के परावर्तित तो होती है और एफ से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, जिसका ध्रुव पी है। इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। ये द्वारक क्या होता है जी? दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, ये जान लीजिएगा, ये छूट गया था उस समय। दर्पण का द्वारक है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर लिख देंगे, कंसीडर मतलब माना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ये है, आप भी इसको ट्राई करें और अच्छा कर सकते हैं। कंसीडर एम एम डैश इज ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर रे ए बी रिफ्लेक्टेड। ये लैंग्वेज आप स्वयं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट बी एंड passes through point F, F से होकर के गुजरती है एट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये शॉर्ट में मैंने एक लैंग्वेज लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा चढ़ा करके आपके बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में लिखा है ताकि केवल जो जरूरी है आप उसको केवल लिखें, हाँ, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये एक पैरेलल है, ठीक है, समानांतर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू CP। हो गया, पैरेलल हो गया। अब यहां से हम लोग जो है काम करना शुरू करते हैं। इसको संबंध ये क्या है दोनों के बीच में, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दीजिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार में हम लोग क्या जाने थे, I इजिकल टू आर, I इज इक्वल टू आर। तो इसमें I कौन है, ये वाला है ना, ABC, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF। ये हो गया, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, AB और CP पैरेलल है, और ये जो एक लाइन है BC, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये जब हम लोग यहां से देखते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए मैथ में आप पढ़े होंगे कि जहां पर भी Z इस प्रकार से बनता है तो वह जो है अल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण होता है ना। इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज AB इज पैरेलल टू
AB is parallel to CP. Therefore, angle ABC is equal to BCF. एंगल BCF कैसे? बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल। ये हो गया, इसको आप मान लीजिए 2। अब यहां पे देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझे कि ABC CBF का भाई, ये वाला ABC BCF का भाई, तो CBF और BCF दोनों भाई भाई हो गया ना, ये दोनों भाई भाई। तो लिख दीजिए यहां पर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आइए यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। आप मैथ में पढ़े होंगे 9th क्लास में, क्या पढ़े थे जरा ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने का जो साइड होगा ना वो इक्वल होता है ना। मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल है तो इसका सामने का साइड ये वाला और इसका सामने का साइड ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा। तो आइए जरा देखते हैं, एंगल CBF बराबर है एंगल BCF बराबर एंगल BCF का। तो CBF के सामने वाला कौन सा है? CBF के सामने वाला ये, तो इसका सामने का कौन सा हो गया? CF। देयरफॉर CF इज इक्वल टू, अब इसका सामने वाला BF है ना, BF हो गया। अब यहां पर एक चीज बात समझने वाली है कि ये जो यहाँ का दूरी जो आप देख रहे हैं, जिसको अभी हम लोग बोले थे द्वारक, अपर्चर, है ना, ये काफी छोटा है, लगभग ना के बराबर है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ या फिर बिकॉज ऑफ अ स्मॉल अपर्चर ठीक है, छोटा द्वारक होने के कारण, छोटा द्वारक होने के कारण क्या हो गया कि ये जो यहाँ वाला आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये लगभग जो है इसके बराबर में आ जाता है, ये छोटा है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, आप मान लीजिए 3, ठीक है। हम लोग मान सकते हैं ये जो BF है, BF इज इक्वल टू PF, ये दोनों बराबर हो गया, BF इक्वल टू PF। अब यहां पर फिर से वही स्थिति, इसको मान लीजिए 4। BF भाई है CF का और BF भाई है PF का, तो CF और PF दोनों भाई भाई हो गया ना। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? CF इज इक्वल टू PF। अब यहां देखिए CF इक्वल टू PF, ये पूरा दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि F जो है मिड पॉइंट ना है ना जी। ये CF ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर है। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी लेते हैं और दोनों का 2 भाग बराबर है, तो इसका मतलब कि वो आधा है उसका। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो PF है इसको हम लोग बोलते हैं F, और ये CF क्या हो गया? इसका आधा है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CF को CP/2 और P से F तक। अभी अभी हम लोग पढ़े कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसको हम लोग फोकस से इंडिकेट करते हैं। इक्वल टू PF कर सकते हैं। C से P तक ये पूरा R है, C से P तक R है, तो यहाँ पर लिखेंगे R/2 इक्वल टू PF क्या है? F, मतलब F इक्वल टू R/2। ये जो है हम लोगों का दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F। ये इस तरह से हम लोग का एक मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दूनी होती है, उसका डबल होता है। ये इसको जो है आप अच्छे से कर ले। ये कॉन्वेक्स मिरर में भी किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ जो है मैथ आएंगे। वो कैसा मैथ आएगा?
आपको ये दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ रहेगा कि कोई भी मिरर है, उस मिरर में वक्रता त्रिज्या जो है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, ये छोटा सा में है केवल आपको समझने के लिए। ओके, कुछ और अगर ज्यादा लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप अपने बुक का हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कहता है क्वेश्चन में कि वक्रता त्रिज्या जो है मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है, मतलब r इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, तो बताइए कि f इजिकल टू वाट। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं ना, f इजिकल टू r बाई टू, मतलब f इजिकल टू r बाई टू, तो यहाँ पर जो है 20/2 कर देंगे, 210 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी है। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको आएगा परीक्षा में, वह जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा ये वाला, और ये जो प्रूफ करने के लिए आएगा ये आपको जो है शॉर्ट में आ सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। कल मिलेंगे फिर अगले भाग में, तब तक के लिए बी सेफ, थैंक यू।